हमने जस्ट अभी खत्म किया इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो सवाल ये उठता है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस एक इमेजिनरी टाइप का लगता है, मतलब अजीब लगता है कि क्या ऐसा हो सकता है, ऐसा कोई सरफेस हो सकता है, ऐसा कोई बॉडी हो सकती है जो जिसमें हर जगह पोटेंशियल सेम हो। क्योंकि जो हम लोग पोटेंशियल का डेफिनेशन पढ़े हैं, जो हम लोग पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट पढ़े हैं कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाएंगे तो वर्क डन करना पड़ेगा, तो पोटेंशियल का डिफरेंस आएगा, ऐसा कुछ जो हम लोग पढ़े हैं उसके हिसाब से ये थोड़ा सा इमेजिन करने में प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसीलिए जस्ट मैं इक्विपोटेंशियल सरफेस अगर मैं पढ़ाया तो इसका एक केस बता देता हूँ कि इक्विपोटेंशियल सरफेस हमने फर्जी नहीं पढ़ा है, फालतू नहीं पढ़ा है, सच में इसको यूज करते हैं। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस का यूज करके जब हम कोई चीज बनाते हैं या उसको हम लोग क्या नाम दिए हैं, तो पहले तो उसी का एप्लीकेशन इक्विपोटेंशियल सरफेस का ही एप्लीकेशन यूज करके हम लोग कैपेसिटर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कैपेसिटर। होता है कि पहले कैपेसिटर के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर अपने आप बताऊंगा मैं कि कैसे इक्विपोटेंशियल सरफेस का इसमें कॉन्सेप्ट काम कर रहा है। तो कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है जो चार्ज स्टोर करने की, जिसके पास चार्ज स्टोर करने की एबिलिटी होती है या जिसके पास चार्ज रखने की एबिलिटी होती है। तो चार्ज कोई बॉडी रख रहा है, इसका मतलब अपने अंदर वो पोटेंशियल रख रहा है। कोई बॉडी अगर चार्ज रख रहा है, जैसे अगर चार्ज रख रहा है तो इसका मतलब क्या है कि जो वर्क उस पर किया गया वही वो एक्चुअली रख रहा है। अगर हम मैकेनिकल के टर्म में देखें तो उसको पोटेंशियल एनर्जी बोलते थे, यहाँ पे हम लोग उसको पोटेंशियल, यहाँ भी हम लोग उसको पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे। तो यानी कि अगर किसी भी बॉडी में हम अगर ये कहते हैं कि ये बॉडी भैया चार्ज स्टोर किया हुआ है, स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। तो अगर कोई बॉडी चार्ज स्टोर किया हुआ है या उसके अंदर कैपेबिलिटी है स्टोर करने की चार्ज, तो हम कह देंगे सीधे सीधे कि भैया वो चार्ज स्टोर कर रहा है, इसका मतलब उसके अंदर पोटेंशियल रखने की कैपेबिलिटी है, पोटेंशियल है उस बॉडी के अंदर। तो कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है जो चार्ज को स्टोर करता है, स्टोर कर सकता है एक पर्टिकुलर लिमिट तक। अलग अलग कैपेसिटर की अलग अलग लिमिट है। तो चार्ज कैपेसिटर में करते क्या? कैपेसिटर में जैसे इस तरह का कैपेसिटर होता है कि दो प्लेट्स होती हैं जिनको थोड़े से इंसुलेटर से हम लोग सेपरेटेड रखते हैं, थोड़े सेपरेट रहते हैं। ये दोनों प्लेट थोड़े सेपरेटेड रहते हैं इंसुलेटर से। तो ये बीच में ये कह सकते हैं इंसुलेटर होता है, यहाँ पे ये इंसुलेटर जैसा कुछ होता है, ठीक है। इंसुलेटर का सीधा सीधा मतलब है कि कंडक्शन जो है आपस में ना हो पाए, और कुछ इसका कॉन्सेप्ट नहीं है। तो ये प्लेट 1 है, ये प्लेट 2 है, ये दोनों प्लेट्स कंडक्टर होंगे, ये दोनों प्लेट्स जो है वो कंडक्टर होंगे, इस बात का याद रखिएगा, ये दोनों प्लेट कंडक्टर होंगे। तो यानी कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है जो चार्ज को स्टोर कर सकता है, जो चार्ज को स्टोर करने में मदद करता है, या जिसके पास एबिलिटी होती है कि वो चार्ज को स्टोर कर सके। कितना चार्ज स्टोर करेगा ये? जितना इसको पोटेंशियल डिफरेंस या जितना इसको एक्सटर्नल पोटेंशियल प्रोवाइड किया जाएगा, या जितना चार्ज इसको दिया जाएगा स्टोर रखने के लिए, जितना चार्ज स्टोर रखने को दिया जाएगा कि 10 चार्ज तुम स्टोर कर सकते हो तो ये 10 चार्ज स्टोर कर लेगा। 20 चार्ज की एबिलिटी बनाए तो 20 चार्ज ये स्टोर कर लेगा। चार्ज हम देंगे कैसे? चार्ज देने का तो एक ही माध्यम है। देखो ये प्लेट है ना, तो इक्वल प्लेट है, इक्वल कंडक्टर है। तो अगर हम इसको किसी सर्किट में लगाएंगे, ये हो गया पॉजिटिव टर्मिनल और ये हो गया हमारा नेगेटिव टर्मिनल और ये हो गया हमारा प्लेट। इसी कैपेसिटर को इसीलिए हम लोग प्लेट्स की मदद से ऐसे दिखाते हैं। तो अब जब हम इसको स्विच ऑन करेंगे, जब इसमें करंट फ्लो होगा, तो यहीं से ये जो चार्ज है वो इसमें फ्लो होना शुरू हो जाएगा और यहीं से ये चार्ज स्टोर कर लेगा। तो यानी जितना हम पोटेंशियल डिफरेंस देंगे उतना ये चार्ज स्टोर करेगा। या क्या कहने का मतलब है कि जितना हम V दिए उतना ही चार्ज इसके अंदर आया, तो V विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। अच्छा, कैपेसिटर में चार्ज स्टोर कैसे होता है? एक प्लेट पॉजिटिव तो एक प्लेट नेगेटिव, इस तरह से चार्ज स्टोर होता है कैपेसिटर में। कैपेसिटर में चार्ज स्टोर होने का यही तरीका है। तो यहां से देखो अब कॉन्सेप्ट हमारा कुछ कुछ क्लियर हो रहा होगा। क्या क्लियर हो रहा होगा? कि अगर हम कैपेसिटर लगाए हैं और कैपेसिटर में चार्ज स्टोर करने की कैपेबिलिटी है और चार्ज फ्लो भी नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब है कि प्लेट 1 का जो वोल्टेज होगा या प्लेट 1 पे जो V होगा वो हर एक पॉइंट पे V जो होगा वो सेम होगा। इस प्लेट का V हर एक पॉइंट पे सेम होगा।
तो जब इस प्लेट का V हर एक पॉइंट पे सेम होगा तो जाहिर सी बात है ये प्लेट कैसा काम करेगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस की तरह से काम करेगा। उस तरह ये सरफेस कैसा काम करेगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस की तरह से काम करेगा। तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि कैपेसिटर जो है वो दो प्लेटों से मिलकर बना है, वो दोनों प्लेट इक्विपोटेंशियल सरफेस जैसा ही काम करते हैं। तो अब जितना हमने V दिया उतना ही हमको Q मिल गया, तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। अब भाई हम लोग पहले ही पढ़े हैं कि अगर हम लोग प्रोपोर्शनैलिटी को हटाते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी को, तो हम लोग क्या लगाते हैं, हम लोग इक्वल टू का साइन लगाते हैं। जब हम प्रोपोर्शनैलिटी को हटाते हैं तो हम इक्वल टू का साइन लगाते हैं। इसमें भी प्रोपोर्शनैलिटी को हटाएंगे तो हम इक्वल टू का साइन लगाएंगे, प्रोपोर्शनैलिटी को हटाए तो। लेकिन इक्वल टू के साइन लगने के साथ एक कंडीशन क्या होती है कि एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है। तो वही कांस्टेंट, अब ध्यान से सुनना, वही कांस्टेंट लगाने की भी कंडीशन होती है। जो वैल्यू चेंज होती है या जो वैल्यू जिसकी वजह से आई होती है वहीं पे हम कांस्टेंट लगा रहे होते हैं। तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। तो अब हम यहाँ पे सवाल ये उठता है, ये Q इक्वल टू हो जाएगा CV, इस साइड कांस्टेंट लगा रहे होते हैं, ठीक है। तो क्योंकि Q की वैल्यू डिपेंडेंट है डायरेक्टली V पे, तो चेंज V हो सकता है, Q नहीं। जितना V चेंज होगा उतना अपने आप Q चेंज हो जाएगा। तो कांस्टेंट हम या इस ऐसे लिख देते हैं VC। तो अब हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाया, इक्वल टू लगाया, तो इक्वल टू लगाया तो ये हमारा क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। इसी को बोलते हैं कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस, तो कैपेसिटर एक मटेरियल है, कैपेसिटर एक मटेरियल है। कैसा मटेरियल है, जो चार्ज स्टोर कर सकता है। और उस मटेरियल की जो प्रॉपर्टी है वो कैपेसिटेंस कहलाती है। तो कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होगी, C इक्वल टू V को नीचे भेज देंगे तो Q अपॉन V। कैपेसिटेंस की वैल्यू हो गई C इक्वल टू Q अपॉन V। और इसकी यूनिट क्या होगी, फैराड। कैपेसिटेंस को हम लोग फैराड से डिनोट करते हैं। तो 1 फैराड क्या होगा, 1 फैराड इक्वल टू होगा 1 कूलम अपॉन 1 वोल्ट, या इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि 1 कूलम पर वोल्ट। ये 1 फैराड की वैल्यू हो गई। या कैपेसिटेंस को हम लोग फैराड से डिनोट करते हैं। एक बार फिर समझते हैं कि कैपेसिटेंस एक ऐसा डिवाइस है, कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है जो चार्ज को स्टोर रखने में मदद करता है, ठीक है। चार्ज को स्टोर कर सकता है। जो कैपेसिटेंस क्यों स्टोर करता है, हम फर्दर उसका यूज कर सकें। जब कम हो लाइट या बैटरी या जो भी कम हो, या नीड के समय अपने आवश्यकता अनुसार हम कैपेसिटर को यूज कर सकते हैं। तो कैपेसिटर करता क्या है, कैपेसिटर चार्ज स्टोर करता है। चार्ज मिलता कहाँ, जितना हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस देते हैं उतना हमको चार्ज मिलता है, यानी V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q हो गया। प्रोपोर्शनैलिटी को हटाएंगे, इक्वल टू का साइन लगाएंगे तो एक C लिखना पड़ेगा। तो ये C कांस्टेंट हो गया और इसको हम बोल देते हैं कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटर एक मटेरियल हो गया और उस मटेरियल की जो प्रॉपर्टी है वो कैपेसिटेंस हो गई। कैपेसिटर मटेरियल और उसकी प्रॉपर्टी कैपेसिटेंस। तो C की वैल्यू आ गई, C कैपेसिटेंस हो गया हमारा, C इक्वल टू हो गया Q अपॉन V, ठीक है। कहीं कहीं इसको इस तरह से डिनोट किया जाता है। तो ये तो हमारा कैपेसिटेंस हो गया, कहीं कहीं ऐसा लगा दिया जाता है। तो यानी कि कैपेसिटेंस की वैल्यू जो है वो चेंज हो सकती है, इसलिए घबराना नहीं। अगर सिर्फ ऐसा साइन है तो यानी कैपेसिटेंस की वैल्यू चेंज नहीं हो सकती है, और अगर ऐसा साइन हो गया तो यानी कैपेसिटेंस की वैल्यू पर्टिकुलर क्वेश्चन में या कंडीशन में चेंज हो रही है। कितनी चेंज हो रही है वो क्वेश्चन में आपको बताया जाएगा। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे आप लोगों को कैपेसिटर और कैपेसिटेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग कैपेसिटर की अलग अलग कंडीशन पढ़ लेते हैं। कंडीशन पढ़ने का क्या होता है, जैसे अभी प्लेट बताया, घबराइए। तो जैसे मैं दो कंडीशन ले लेता हूं, ये हो गया हमारा दो प्लेट हो गए, दो पैरेलल प्लेट हो गए, ठीक है। पैरेलल प्लेट की कंडीशन मैं ले रहा हूं। अब ये कंडीशन जो है, ये तो अभी जो मैंने बताया वो तो पुट द फॉर्मूला, मतलब बस फॉर्मूला जानने का तरीका था, वो बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल, उसमें बहुत कठिन नहीं था वो। लेकिन अब यहाँ पे ध्यान देना, ये मैंने दो प्लेट ले लिया, एक को पॉजिटिव लूंगा एक को नेगेटिव लूंगा, क्योंकि अभी भी मैंने बताया कि क्या करते हैं हम लोग, एक प्लेट पॉजिटिव चार्ज होता है, एक प्लेट नेगेटिव चार्ज होता है, अभी भी मैंने बताया, सॉरी। ठीक है, अब इसको साइड में लिख देता हूं क्योंकि मुझे बनाना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये हम एक पैरेलल प्लेट ले ली है,
ठीक है, 2 पैरेलल प्लेट ले लिए हमने, दोनों अपोजिट चार्जेस के बनाएंगे हम लोग। तो अब जो इसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो यहां भी बनेगा, पहले रीजन में भी बनेगा, दूसरे रीजन में भी बनेगा और तीसरे रीजन में भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का नेचर, वो हम लोग देखते हैं। तो एकदम ध्यान से देखेंगे। पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ निकलेगा, ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। वहीं ये प्लस का इलेक्ट्रिक फील्ड था, वहीं प्लेट के बीच बहुत ज्यादा डिस्टेंस तो होती नहीं है, मैंने मान लिया प्लेट के बीच जो डिस्टेंस है वो d है। प्लेट के बीच मैंने मान लिया डिस्टेंस जो है वो d है। अब नेगेटिव प्लेट भी रखा गया है बगल में ही, तो इसके द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग दिखाएंगे वो नीचे की तरफ दिखाएंगे, इस तरह से। अब एक चीज ये हो गया हमारा पहले रीजन का इलेक्ट्रिक फील्ड। दूसरे रीजन का गौर से देखिएगा आप लोग, ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव से बाहर की तरफ निकलेगा, यानी दूसरे रीजन का इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरीके का होगा, बाहर की तरफ जा रहा है, ध्यान से देखिएगा एकदम। और माइनस का कैसा होगा, माइनस का उसकी तरफ ही आ रहा है, पॉजिटिव से बाहर निकल रहा है तो इस तरफ, माइनस का माइनस की तरफ आएगा तो इसी तरफ हो जाएगा, गौर से देखिएगा। अब तीसरे रीजन की अगर हम बात करें, तीसरे रीजन की, तो प्लस यहां पे है तो बाहर की तरफ निकलेगा, ये हो गया प्लस का, दूर जाएगा इस तरह से। माइनस की बात करेंगे तो माइनस वाला माइनस की तरफ, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो गया, बहुत गौर से देखिएगा, बहुत मजा आएगा, ये नॉर्मल है। तो अब अगर हम एक कॉन्सेप्ट देखें तो चूंकि चार्ज सेम है, यानी Q यहां का भी चार्ज है तो Q यहां का भी चार्ज है, चार्ज सेम है, तो निश्चित रूप से इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन या इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम होगा। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा तो अब यहाँ पे देखिए कि जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर जाएगी उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे जाएगी, तो जो रिजल्टेंट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक उस तरह जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे, तो यहाँ पे रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या रिजल्टेंट 0 होगा, यहाँ पे रिजल्टेंट 0 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे E इक्वल टू हो जाएगा E1 प्लस E2। E1 प्लस E2 क्यों किया हूं मैं, मान लेता हूं मैं ये प्लेट 1 है और ये प्लेट 2 है, तो इस वजह से, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूं, ये लिख देता हूं रीजन 1, ये हो गया रीजन 2 और ये हो गया रीजन 3। ये प्लेट 1 2। तो यहाँ पे E0 कैसे आए वो भी लिख देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। E1 माइनस E2 यहाँ इक्वल टू 0। यहाँ पे कैसे आया E2 E1 या E2 माइनस E1 इक्वल टू 0 आया, काम खत्म। तो यहां से हम लोगों को ये समझना है कि अगर दो प्लेट हम लोग पॉजिटिव और नेगेटिव इस तरह का रखे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड पहले रीजन में ऊपर भी 0 हो जाएगा, दूसरे रीजन नीचे भी 0 हो जाएगा, सिर्फ बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड की हमको कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी और यही वैल्यू हम लोग कैलकुलेट अब करेंगे। तो कैलकुलेट करना शुरू करते हैं। तो देखिए होगा क्या, तो हम लोगों को पता है कि वी नो दैट हम लोग को ये पता है कि E इक्वल टू वी नो दैट E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। कैसे पता है, डिस्कस्ड इन चैप्टर 1 में एप्लीकेशन जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे गॉस लॉ में, तो एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में हमने इसको डिस्कस किया था। कौन सी कंडीशन में, पैरेलल प्लेट की कंडीशन में। पैरेलल प्लेट की कंडीशन में हमने इसको डिस्कस किया था। अगर आप लोग को नहीं याद है
तो आप लोग मेरे पिछले वीडियो पे जाइए तो आप लोगों को पता चल जाएगा। तो सिग्मा क्या होता था, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी इस प्लेट का भी सिग्मा है, इस प्लेट का भी हम लोग सिग्मा ही लेंगे क्योंकि क्यू बराबर है। तो ये हम लोग जानते हैं कि E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो फॉर फर्स्ट रीजन, अगर हम फर्स्ट रीजन की बात करेंगे, फॉर फर्स्ट रीजन, पहले रीजन की बात करेंगे, तो E इक्वल टू हो जाएगा E1 प्लस E2, E1 प्लस E2, पहले रीजन की E1 प्लस E2। तो E इक्वल टू हो जाएगा, E1 की वैल्यू क्या होगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस माइनस का सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्यों, क्योंकि माइनस क्यों लगाया, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये तो पहले रीजन की वैल्यू आ गई। ठीक उसी तरह तीसरे रीजन की भी वैल्यू 0 आ जाएगी। तो मैं डायरेक्ट दूसरे रीजन की वैल्यू निकालता हूं, ठीक है। तो फॉर रीजन सेकेंड, दूसरे रीजन की मैं बात कर रहा हूं, तो या सेकेंड ऐसे लिख देता हूं। दूसरे रीजन की अगर मैं बात करूं तो टोटल E हो जाएगा E1 प्लस E2, यानी कि सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये क्या हो जाएगा, 2 एप्सिलॉन नॉट 2 सिग्मा, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो दूसरे रीजन का जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आया, E आया, वो आया है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और हम लोगों को पता है, वी नो दैट, हम लोग पहले चैप्टर में ही पढ़े थे, क्या पढ़े थे कि सिग्मा इक्वल टू होता है Q अपॉन A। प्लेट के लिए सिग्मा इक्वल टू होता है Q अपॉन A। तो Q की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिग्मा इंटू A। तो Q की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिग्मा इंटू A। तो अब हम लोगों को एक चीज पता है, क्या पता है, कैपेसिटेंस का अभी हम लोग फॉर्मूला निकाले हैं। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला निकाले हैं C इक्वल टू Q अपॉन V। तो Q की वैल्यू रखेंगे तो सिग्मा इंटू A। तो यहां से अगर हम Q की वैल्यू रखें तो Q सिग्मा डॉट, तो यहां तक तो आ गया हमारा। अब इसके आगे का कार्यक्रम हम लोग पढ़ाते हैं, इसको मिटा देता हूं मैं, समझ तो गई हो गया। अगर हम लोग अब आगे कार्यक्रम बढ़ाएंगे तो हम लोगों को पता है कि V इक्वल टू होता है E डॉट D, E इंटू D। और यहाँ पे D मैं क्यों लिया हूं, क्योंकि E इंटू डिस्टेंस होता है, और यहाँ पे दो प्लेटों के बीच की डिस्टेंस क्या है, D है। बाकी प्लेट के ऊपर और प्लेट के नीचे, तो दोनों प्लेट के ऊपर और दोनों प्लेट के नीचे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड तो बच नहीं रहा था, बीच में बच रहा था, और बीच की डिस्टेंस कितनी थी, D थी। तो V इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, E डॉट D या E इंटू D, ठीक है। तो अब अगर हम E की वैल्यू रखते हैं तो V इक्वल टू हो जाएगा Q A डॉट एप्सिलॉन नॉट इंटू D। ये तो हमारा हो गया V की वैल्यू। अब हम लोग को ये भी पता है कि C इक्वल टू, फिर से हम लोग को पता है Q अपॉन V, C इक्वल टू Q अपॉन V। तो V की वैल्यू यहां पे रखेंगे, तो देखिएगा ध्यान से क्या हो जाएगा, C इक्वल टू हो जाएगा Q, और V की वैल्यू रखेंगे तो हो जाएगा Q बाई A डॉट एप्सिलॉन नॉट इंटू D। तो ये ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा हमारा A डॉट एप्सिलॉन नॉट अपॉन A डॉट एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन Q डॉट D। तो Q से Q कट गया, तो C इक्वल टू हो गया A डॉट एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। तो C इक्वल टू, C की वैल्यू आ गई, C इक्वल टू A डॉट एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। एक वैल्यू हमारी कैपेसिटेंस की इस तरह आ गई। तो इस तरह से आप लोग वैल्यू पुट करके अलग अलग वैल्यू आप लोग निकाल सकते हैं। मैं दूसरी कंडीशन पे आता हूं, इंपॉर्टेंट है।
जो दूसरी कंडीशन में बताने जा रहा हूँ उसको बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि प्राय बुक में नहीं मिलता, लेकिन उस पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, चाहे नीट के एग्जाम हो चाहे IITs के एग्जाम हो, IIT वाला एग्जाम हो। तो मैं शुरू करता हूँ उसको, तब तक। और सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, प्लेट की तरह से कैपेसिटर हो गया, तो हम क्या करेंगे ये हम लोग को पता चल गया। अगर हमको सिलेंड्रिकल फॉर्म में कैपेसिटर मिलेगा तो हम लोग को क्या करना होगा ये हम देखेंगे। तो ये जो सिलेंड्रिकल कैपेसिटर मैं ले रहा हूँ, इसमें सिलेंड्रिकल की जो लेंथ होगी, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर की लेंथ होगी वो काफी ज्यादा होगी इन कंपेयर टू देयर रेडियस। तो अभी मैं सिर्फ उसके सामने वाला फेज ले रहा हूँ, ये वाला फेज ले रहा हूँ, उसका मैं उसको इंटीग्रेट कर दूंगा। ये सिलेंड्रिकल कैपेसिटर की तरह से हम इसको इमेजिन कर सकते हैं। तो अब इसमें दो रेडियस होंगे, एक अंदर रेडियस होगा, एक अंदर का स्फीयर होगा और एक बाहर का स्फीयर होगा, क्योंकि दो प्लेटें का कॉन्सेप्ट मैंने बताया था कि दो बॉडी होनी ही चाहिए। तो दो बॉडी होगी, एक अंदर की तरफ और एक बाहर की तरफ। ये स्पेस हो गया उस बॉडी के बीच का। अब याद रखिएगा कि ये जो अंदर वाला बॉडी है वो पॉजिटिव चार्ज है प्लस क्यू का, मैंने लिख दिया है टोटल चार्ज यहाँ पे क्यू, मैग्नीट्यूड सेम है, उतना ही चार्ज का ये नेगेटिव चार्ज है, उतना ही मैग्नीट्यूड का ये नेगेटिव चार्ज है, टोटल चार्ज क्यू। अंदर वाले स्फीयर का रेडियस a है और बाहर वाले स्फीयर का रेडियस मैंने b ले लिया है। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड पे गौर करेंगे इसके, तो प्लस से बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जाता है और माइनस की तरफ जाता है, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और भी आसान है दिखाना। ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, इस तरह से चारों तरफ इसके इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे। मुझे अब बताने की जरूरत नहीं है कि बाकी दोनों जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई खास मतलब नहीं होगा, क्योंकि पैरेलल प्लेट की कंडीशन हमने वो पढ़ा है। तो अब जो गॉसियन सरफेस होगा वो इन्हीं दोनों के बीच का ही होगा, तो एक गॉसियन सरफेस हम लोग बना देते हैं। तो अगर मैं एक गॉसियन सरफेस बनाऊं तो ये हो गया हमारा एक गॉसियन सरफेस। ये सब आप लोग ध्यान दीजिएगा प्लीज। तो ये हो गया हमारा गॉसियन सरफेस। अब गॉसियन सरफेस भी किसी न किसी डिस्टेंस पे होगा, तो मैं मान लिया कि गॉसियन सरफेस जो है वो r रेडियस पे, ठीक है। इसकी लेंथ जो है वो सिलेंड्रिकल लेंथ जो है वो मैं L मान रहा हूं। तो सिलेंड्रिकल लेंथ L मानने के बाद जो हम लोग इसमें कंडीशन लगाएंगे वो हम लोग शुरू करते हैं। तो अब यहां तक किसी को मेरे ख्याल से कुछ कंफ्यूजन नहीं होगा। इंटीग्रेशन हम लोग कहां से कहां तक करेंगे ये देख लीजिएगा। मैक्सिमम जो इसकी डिस्टेंस है या रेडियस है वो b है और मिनिमम जो a है, तो हमारे इंटीग्रेशन का पॉइंट जो होगा वो कुछ ऐसा होगा, यानी b to a हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। याद रखिएगा इस बात को, इंटीग्रेशन जो होगा वो हमारा b से a की साइड होगा, इस बात का गौर करिएगा आप लोग। तो अगर अब हम सिलेंड्रिकल की कंडीशन लगाना चाहें तो शुरू करते हैं हम लोग सिलेंड्रिकल की कंडीशन लगाने के लिए। तो ये आप लोग पता होगा ना कि L जो है वो काफी बड़ा है और L इज मच ग्रेटर देन R, या A या B, इनसे ये L जो है वो काफी बड़ा है। तो कहीं अगर मैं निगलेक्ट करूंगा तो उससे कंफ्यूज मत होइएगा। चलो फिर शुरू करते हैं। अब हम लोगों को पता है कि फ्रॉम गॉस लॉ से हम लोगों को पता है, फ्रॉम गॉस लॉ का जब हम लोग पढ़ रहे थे तो गॉस लॉ से हम लोगों को पता था कि फ्लक्स जो होता था वो हमारा होता था Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हम लोग को पता, एक एक चीज मैं लेके चलूंगा। और अगर मैं सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात करूं तो सरफेस चार्ज डेंसिटी की तीन कंडीशन भी हम लोग पढ़े थे, तो यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी का कंडीशन हम लोग ले लेंगे, लेकिन यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी का कंडीशन हम लोग स्फीयर वाला लेंगे, यानी कि एरिया वाला लेंगे। तो सिग्मा इक्वल टू हो जाता था Q अपॉन A, ये भी हम लोग पढ़े थे। ये दोनों चीज हम लोगों को पहले चैप्टर में पढ़ाया गया था। Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, फ्लक्स इक्वल टू फाई इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा इक्वल टू Q अपॉन A। तो यहां से अगर Q की वैल्यू निकालना चाहें तो Q इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा डॉट A। ये चीज तो हम लोग को पता चल गई। अभी अभी हमने पैरेलल प्लेट वाले में भी ये कंडीशन लगाई थी, ठीक है। तो अब एक चीज और, दूसरा एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था अभी भी पैरेलल प्लेट की कंडीशन में कि E इक्वल टू Q अपॉन सिग्मा नॉट A। तो यहां से अगर Q की वैल्यू निकालना चाहें तो Q इक्वल टू आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट E A। तो ये फॉर्मूले अभी तक हम लोग पढ़े और इसी का एक्चुअली यूज करना है, इसलिए मैं ये सारे लिख दिया, कहीं ना कहीं से नहीं सब पहले होगा। तो अब हम लोग आगे बढ़ाते हैं अपने कॉन्सेप्ट को।
तो Q इक्वल टू हो गया एप्सिलॉन नॉट ई ए, यहां पे A इक्वल टू एरिया हो जाएगा 2 पाई आर एल, सिलेंडर का एरिया का फॉर्मूला। आज मैंने यूज किया गॉसियन सरफेस का, ठीक है, गॉसियन सरफेस का यूज भी करेंगे। तो A इक्वल टू हो गया 2 पाई आर एल, यही R जो है वो B तक जाएगा या A तक आएगा। तो इसीलिए मैं बोला था कि इंटीग्रेशन जो है B से A तक लेंगे, और इसीलिए मैं R को जो है वो यहाँ बना दिया था, क्योंकि फर्क नहीं पड़ता, चाहे यहाँ बनता चाहे यहाँ बनाता, इंटीग्रेट करता तो निकालना ही पड़ता। तो इससे कंफ्यूज मत होना कि सर कैसे पता चला कि आपको R जो है गॉसियन सरफेस यहीं पे होगा, यहाँ पे भी हो सकता था, यहाँ पे भी हो सकता था। इंटीग्रेट हम लोग कर लेंगे तो बात वही हो जाएगी। तो एरिया हो गया 2 पाई आर एल। तो Q इक्वल टू अगर हम वैल्यू लिखें तो एप्सिलॉन नॉट E इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई आर एल। अब अगर हम गौर से देखें तो इसमें चेंज होने वाली क्वांटिटी क्या है? इसमें चेंज होने वाली क्वांटिटी कुछ नहीं, सिर्फ गॉसियन सरफेस ही है, यानी R ही चेंज हो सकता है। कहां से कहां तक चेंज हो सकता है? A पॉइंट से लेकर के B पॉइंट तक चेंज हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में उसको पहले लिख देते हैं, क्योंकि हम लोग पहले ऑपरेट की कंडीशन जब देख रहे थे तो उसमें भी हम लोग देखे थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड के ही टर्म में हम लोग निकाले थे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में अगर हम लोग लिखेंगे तो E इक्वल टू हो जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट 2 पाई आर एल। तो ये E इक्वल टू हो गया Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट 2 पाई आर एल। अब हम लोगों को समझ में कुछ आ रहा होगा कि क्या इंटीग्रेट करना, क्या डिफरेंशिएट, टोटल E ही निकालना था प्लेट वाली कंडीशन में, याद रखिएगा आप। तो सिलेंड्रिकल के केस में, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर के केस में भी E ही निकालेंगे हम लोग। तो E निकालेंगे तो E की वैल्यू यहां से आ गई हम लोगों को। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो इंटीग्रेशन हम लोग शुरू करते हैं। तो मेरे ख्याल से ये बस फॉर्मूला बताने के लिए किया था, तो मैं इसको मिटा दे रहा हूं। E का इंटीग्रेट करने का सीधा ये मतलब है कि हम लोगों को ये पता है कि इनकी जो वैल्यू है R की वो चेंज होगी B से A पॉइंट तक, और इनकी बीच की कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगी, जैसे पैरेलल प्लेट के बीच की डिस्टेंस D थी। तो अगर हम लोग गौर करेंगे, जब हम लोग प्लेट का फॉर्मूला निकाल रहे थे तो उसमें मैंने बताया था V इक्वल टू E इंटू D, ऐसा बोला था मैंने। तो यहाँ पे D हम लोग को दिया हुआ था, पता था, इसलिए हमने डायरेक्ट D लिख दिया। यहाँ पे हम लोग को D पता नहीं है, यहाँ पे D हम लोग कैसे निकालेंगे? यहाँ पे हम लोग यही D निकालेंगे थ्रू इंटीग्रेशन। कहां से कहां तक इंटीग्रेट करेंगे? हम लोग इसको यहां से लेकर के यहां तक इंटीग्रेट करेंगे। तो एक्चुअली इंटीग्रेट हम लोग करेंगे V के थ्रू, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ V, ठीक है, इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds या d dx, चाहे जो भी लिख लो। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि कहां से कहां तक इंटीग्रेट करेंगे हम लोग? B से लेकर के A तक इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ E की वैल्यू क्या होगी? लिख देंगे Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट 1/2 पाई आर एल डॉट ds। यहाँ पे ds जो है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? dr में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और किसमें? नेगेटिव के dr में कन्वर्ट होगा। नेगेटिव के dr में क्यों कन्वर्ट होगा? नेगेटिव के dr में इसलिए कन्वर्ट होगा क्योंकि इंटीग्रेशन भी हमारा उल्टा चल रहा है, ठीक है, बाहर से अंदर की तरफ आ रहा है। तो हम लोग इसको कन्वर्ट करते हैं फिलहाल। तो अब अगर हम लोग इसको गौर से देखेंगे, कहां से? B से लेकर के A तक। तो जो कांस्टेंट क्वांटिटी है, जो चेंज नहीं होना है, उसको बाहर निकाल देंगे। क्या है? Q नहीं चेंज होगा, E नहीं चेंज होगा, 2 नहीं चेंज होगा, पाई नहीं चेंज होगा, L नहीं चेंज होगा। इसको हम लोग बाहर निकाल देंगे। तो जब हम इसको बाहर निकालेंगे तो देखिए क्या कंडीशन बनेगा। ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ V इक्वल टू B टू A, और सॉरी बाहर नहीं निकाला मैं, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट 2 पाई L इंटीग्रेशन ऑफ B टू A 1 अपॉन R dr। तो हम लोग इंटीग्रेशन में पढ़े हैं कि 1 अपॉन R dr क्या हो जाएगा? नेचुरल लॉग लग जाएगा। तो Q इक्वल टू 1, मतलब कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x dx का होता है ln, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लॉग लग जाता है, मान लेते हैं a माइनस बी, ln a माइनस ln b, ऐसे करके हो जाता है, लॉग लग जाता है।
नेचुरल लॉग लग जाता है। तो v इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट 2 पाई l, और ये हो जाएगा ln लग जाएगा, तो ln a बाई बी माइनस, तो v इक्वल टू आ गया माइनस का ln a बाई बी, या इसको ऐसे लिख सकते हैं अगर आप लोग कंफ्यूज हो, ln a माइनस ln b। ठीक है, ये माइनस का साइन बाहर है तो इसका मतलब अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। अगर हम माइनस हटाना चाहेंगे तो v इक्वल टू आ जाएगा q अपॉन एप्सिलॉन नॉट 2 पाई l ब्रैकेट में ln b माइनस ln a। तो ये हो जाएगा हमारा, इधर लिख दे रहा हूं मैं, आगे लिख दे रहा हूं, तो ये हो जाएगा हमारा v इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट 2 पाई l ln b बाई a हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग v निकल गया हमारा, तो यहां से हमारा v निकल गया b बाई a, v इक्वल टू q बाई एप्सिलॉन नॉट 2 पाई l ln b बाई a। तो यहां से हमारा v निकल गया। अब हमारा केस सिंपल हो गया। अब हम लोगों को पता है c इक्वल टू होता है q अपॉन v की वैल्यू रख देंगे, तो c इक्वल टू हो जाएगा q अपॉन, ये वही q है, यहां पे भी लिख दें ताकि कंफ्यूजन ना हो जाए, q अपॉन v, c इक्वल टू होता है q अपॉन v, तो वैल्यू रखेंगे तो c इक्वल टू हो जाएगा स्मॉल q, और v की वैल्यू रखेंगे तो हो जाएगा q बाई एप्सिलॉन नॉट 2 पाई l, और ये हो जाएगा ln b बाई a। तो यहां से q और q कैंसिल आउट हो जाएगा और ऊपर चला जाएगा, या ऐसे रख देते हैं हम लोग q, और ये हमारा q। अगले स्टेप में इसको करते हैं। तो यहां से हमारा c की वैल्यू आ गई हम लोग को, तो यहां से हम लोग जो है वो q और q को काट देंगे। ये हमारा एप्सिलॉन नॉट 2 पाई l जो है ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट 2 पाई l अपॉन ln b बाई a। तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अच्छे से कि c इक्वल टू हो गया 2 पाई एप्सिलॉन नॉट l अपॉन ln b बाई a। तो ये हमारा हो गया सिलेंड्रिकल कैपेसिटर का कंडीशन। तो उसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।